अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिल्पी पेपर 2 एजुकेशन की फैकल्टी फिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए। उसके पहले प्लीज़ आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट सून। प्लीज़ कंफर्म। लाइव सेशन में जल्दी जल्दी जुड़िए सब, जिससे कि हम लोग जल्द से कुछ पढ़ाई कर सके और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। यूनिट 3 अभी चल रहा है और ए पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है, बी पार्ट स्टार्ट है। ओके, वॉइस क्लियर है, ठीक है। और बी पार्ट में हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में कुछ कुछ थ्योरीज वगैरह पढ़े हैं, तो उस चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर वेट करती हूँ, 1 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक सब जुड़ते हैं। उसके बाद बहुत जल्द क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो भी जुड़े हैं क्लास को लाइव कर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ये फिलर फॉर्म ऐप का एप्लीकेशन है। यहाँ ये इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, टेलीग्राम में है। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 सभी के क्लासेस करवाए जाते हैं। पेपर 1 के सारे यूनिट्स के क्लासेस होते हैं और पेपर 2 के 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट्स है, उसके क्लास यहाँ करवाए जाते हैं। यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती है, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, प्लस PYQ सॉल्व करवाए जाते हैं, प्लस नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में। तो यहाँ ये सब फैसिलिटीज़ है। तो बिना वेट किए हम लोगों को सबको एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरा कूपन कोड है। ये कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% ऑफर मिलेगा। आप जो भी कोर्स परचेज करोगे उसमें 10% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक 1 फैक्टर थ्योरी पढ़ा है, स्पेयर्समैन का 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ा, उसके बाद ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ा, स्टेनबर्ग का क्रिटिकल, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में हमने जाना। फिर थॉर्नडाइक्स का मल्टी फैक्टर थ्योरी हमने पढ़ा है, बहुकारक सिद्धांत जिसे हिंदी में कहते हैं, जो 4 तरह का था: स्तर, रेंज, क्षेत्र और गति। 4 गुण बताए गए थे इसमें, बुद्धि के 4 गुण होते हैं। उसके बाद हमने थर्स्टन्स का थ्योरी पढ़ा, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और उसे PMA भी कहा जाता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। उसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो क्या सब रेडी हो? जो जो जुड़ चुके हैं प्लीज मैसेज कीजिए, जिससे मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले सकूं। कौन कौन आए हैं क्लास, कौन कौन अटेंड कर रहे हैं लाइव क्लास। कौन कौन क्लास ज्वाइन किए हैं प्लीज बताइए। उसके पहले, गार्डनर के पहले हम लोग पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गीता सूर्यवंशी। वेरी गुड मॉर्निंग गीता, वेलकम टू लाइव सेशन। आपने रिकॉर्डेड सारे क्लासेस देखे हैं क्या? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका पीछे बी पार्ट का?
हमने थर्स्टन का सिद्धांत पढ़ा। यस मैम, चलिए थैंक यू। थर्स्टन का सिद्धांत पढ़ा और गार्डनर का पढ़ना, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। थर्स्टन का हमने 7 पढ़ा था और ये गार्डनर के हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेमंड कैटल के बारे में। कैटल की जो थ्योरी है रेमंड कैटल की, इसके पीपीटी मैं डाल दूंगी। रेमंड कैटल, इनकी थ्योरी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। इनके द्वारा जो बुद्धि की जो थ्योरी दी गई है, तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी बुद्धि होती है, मतलब जो आम बुद्धि है, जनरल बुद्धि कहते हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जो हमारी बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसे इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को कहा है फ्लूइड, या फ्लूइड कह सकते हैं, फ्लूइड है एक, और दूसरा है क्रिस्टलाइज्ड यानी कि ठोस। एक है तरल, इसको हिंदी में तरल कहते हैं, और दूसरा है ठोस यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टलाइज्ड। ये है ठोस। अब इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें क्या बातें उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा है कि जो तरल जो हमारी बुद्धि होती है, वो क्या है, वो हमें जन्मजात मिलती है। ये वाली बुद्धि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ होती है ये बुद्धि। यहाँ कैटल का पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, उसके बाद सॉरी, थर्स्टन के पीएमए के सिद्धांत के बाद हम लोग कैटल के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोग नोट्स में क्लियर कर लेना। तो इसमें इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो होती है, हमारी बुद्धि, वो जो तरल वाली बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, मतलब हम जन्म लेते हैं तो ये बुद्धि हमारे पास होती है। और जो क्रिस्टलाइज्ड है यानी कि जो ठोस बुद्धि है, इसे हम एक्वायर करते हैं। मतलब ये जन्मजात नहीं होती है, ये हम आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, फिर वहां से एक्वायर करते हैं। और क्या होता है, इसे हम क्रिस्टलाइज्ड जो है, जो ठोस बुद्धि है, इसे हम लर्न करते हैं, इसे सीखते हैं। और ये क्या है, ये वाली बुद्धि जो है, तरल बुद्धि, जन्मजात है यानी कि इनेट है। और क्या हम लोग बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कि जन्मजात है तो इसका संबंध किससे आएगा, हेरिडिटी से आएगा। ये जो हमारी तरल बुद्धि है वो, उसका संबंध हेरिडिटी से होता है। लेकिन ये जो क्रिस्टलाइज्ड है, जिसे हम लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो बुद्धि कैसी हो जाएगी, वो इन्वायरमेंट से आएगी। ये इस पर हमारा इन्वायरमेंट का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इन्वायरमेंट का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है क्रिस्टलाइज्ड में, ठोस बुद्धि में। जैसा माहौल रहता है वैसा इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और क्या है इसमें डिफरेंस, ये जो तरल बुद्धि है, इसको 2 पार्ट में बांट दे, ऐसे हम लोग नोट्स बनाए। तो तरल बुद्धि है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है हमारी बुद्धि का। मैंने 2 पार्ट बताया था स्टार्टिंग में ही, ऐसे फिगर बना के, लेफ्ट और राइट साइड वाला, आप याद करो। तो वहां से आप देखो कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग जहां से हम लोग करते हैं, वो लिक्विड वाला फॉर्म है, यानी कि वो जो इनेट बुद्धि हमें मिली है, जो तरल बुद्धि मिली है, वहां से हम लोग करते हैं, यहाँ से डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। और इसमें क्या होगा, इसका क्रिस्टलाइज्ड है, सी से याद कर सकते हैं, सी फॉर क्रिस्टल, सी फॉर कन्वर्जेंट। तो यहाँ से कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है यहाँ से। और क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में और डाइवर्जेंट थिंकिंग का डिफरेंस भी मैं बताई थी। तो इसमें क्या स्किल्स आएगा डाइवर्जेंट में, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पे आएगा। किसी भी प्रॉब्लम से हम लोग कैसे निकलेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ से आएगा, रीजनिंग स्किल्स यहाँ से आएगा। ठीक है। और इसमें क्या आएगा, क्रिस्टलाइज्ड में क्या आएगा, इसमें हम लोग क्या याद करते हैं, किसी भी चीज का फैक्ट्स याद करते हैं, डेटा याद करते हैं, डेट याद करते हैं, फैक्ट्स जो भी है, फैक्चुअल चीजें जो आती हैं, वो हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग में याद करते हैं। और क्या है,
ये जो है जो तरल वाली बुद्धि जो हमारी है, इंटेलिजेंस जो कह रहे हैं हम लोग, बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, ए और इसे बी मान लेते हैं, तो अभी हम लोग ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो तरल वाली बुद्धि है वो क्या होता है, ये नए सिचुएशन के लिए रेडी रहती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो नया सिचुएशन जो भी आएगा उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये रेडी रहती है। लेकिन ये जो क्रिस्टलाइज्ड है यानी कि जो ठोस वाली है, ये क्या है, ये उन सिचुएशन के लिए रेडी रहती है, यानी कि जो फैमिलियर सिचुएशन है उनके लिए ज़्यादा तैयार होती है। न्यू सिचुएशन के लिए ये तैयार क्रिस्टलाइज्ड वाली नहीं होती है। न्यू सिचुएशन के लिए कौन सी बुद्धि तैयार होती है, फ्लूइड वाली या फ्लूड वाली कह सकते हैं, या तरल वाली कह सकते हैं, जिसे हम इनेट भी कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, वो वाले। और क्या होता है, और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये वाली जो बुद्धि है, पानी, आप ऐसे याद रखो, जब गर्मी आती है तो क्या होता है, पानी जो है वो सूखते जाता है, कम होते जाता है। तो वैसे ही जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, वैसे वैसे ये बुद्धि क्या होती है, वीक पड़ने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है, कम होती जाती है। डिक्रीजेस विथ एज, ये कम हो जाती है। और ये जो क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि है वो क्या होता है, क्योंकि ये डेटा कलेक्शन का है, फैक्ट्स को ऐड करती है, डेटा को ऐड करती है, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा एक्सपीरियंस जो है ऐड ऑन होते जाते हैं ना, तो नए नए डेटा इकट्ठे होते जाते हैं, इसलिए उम्र के साथ साथ ये बढ़ती जाती है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, रिपीट करूं या क्लियर है, गीता बताइए, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कुछ पूछना है किन्हीं को तो आप बताइए, तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस मैम, चलिए, थैंक यू। तो ये समझ गए, कैटल का था ये, रेमंड कैटल, उन्होंने बताया, क्या बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। क्या नेटवर्क इशू आ रहा है, क्लियर है? ऑडियो वीडियो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मैम, अभी क्लियर है? अभी मेरी आवाज आ रही है? अभी क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा बीच में। तो मैंने नेक्स्ट बताया, बताया नहीं, स्टार्ट करने वाली हूँ, जेपी गिलफोर्ड के बारे में। इन्होंने क्या बताया इंटेलिजेंस के बारे में, इन्होंने बुद्धि के बारे में एक स्ट्रक्चर बताया है, इंटेलेक्ट मोड। और इन्होंने क्या कहा है, गिलफोर्ड क्या बोले हैं कि हमारी बुद्धि जो है एक क्यूबॉइड की तरह है। ये ऐसा क्यूबॉइड बनाते हैं हम लोग, तो इन्होंने बुद्धि को एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर दिया है। इसमें कितने डायमेंशन होते हैं क्यूबॉइड में, इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। और क्या होता है, इसका वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, LBH, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को इसमें इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है गिलफोर्ड की ये जो थ्योरी है, ये 3D थ्योरी है, ये इसे हम 3D थ्योरी कहते हैं या 3 डायमेंशनल थ्योरी कहते हैं। और इन्होंने ये जो 3 डायमेंशन जो है उसको कौन सा नाम दिया है, उसे उन्होंने 3 नाम दिया है, 3 डायमेंशन को।
ये डायमेंशन जो है, डायमेंशन के 3 नेम्स दिए हैं। कौन कौन से नेम है? ऑपरेशंस, पहला नाम दिया है ऑपरेशन। दूसरा क्या नाम दिया है? दूसरा नाम दिया है कंटेंट्स, मतलब उसमें जो कंटेंट्स होते हैं। और तीसरा दिया है प्रोडक्ट्स। ये इन्होंने डायमेंशन के 3 नाम दिए हैं। अब ऑपरेशंस जो है इसकी संख्या उन्होंने 6 बताई है। कंटेंट्स जो है उसकी संख्या इन्होंने 5 बताई है। और प्रोडक्ट्स है इसकी संख्या इन्होंने 6 बताई है। ये नंबर याद रखना आप लोग। OCP, PCO या PCO याद रख सकते हैं। तो इसमें P 656 निमोनिक बना के अगर याद रखा जाए तो। इन्होंने इतनी बातें इसमें बताई हैं। और इनमें क्या बताया है? ऑपरेशन किसे कहा है इन्होंने? ऑपरेशन कहा है लेंथ को, जिसे हमने यहाँ पे L डिनोट किया है, तो लेंथ को इन्होंने ऑपरेशन कहा है। फिर कंटेंट्स किसे कहा है? कंटेंट्स हाइट को कहा है। और प्रोडक्ट किसे कहा है? ब्रेड्थ को कहा है। बी से इसे इंडिकेट करो। चौड़ाई को, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऑपरेशंस लंबाई को कहा है, ऊंचाई को कंटेंट्स कहा है और प्रोडक्ट्स को चौड़ाई कहा है। तो इन्होंने क्या बताया है कि इंटेलिजेंस है, यानी कि बुद्धि जो है वो कितनी है? इस सब का प्रोडक्ट है। अब सबका प्रोडक्ट कैसे है? 6 इंटू 5 इंटू 6। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 180। तो इन्होंने बुद्धि को बताया है कि 180 है इसका डायमेंशन, मतलब इसका टोटल 180 है। तो 180 क्या हुआ? ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब है कि इन्होंने क्या बताया है कि ये जो बोल रहे हैं, गिलफोर्ड बोल रहे हैं कि हमारी बुद्धि में 180 तरह की एबिलिटी होती है। योग्यताएं हमारी बुद्धि में 180 तरह की होती है। हमारी जो बुद्धि है उसमें 180 तरह की योग्यताएं होती हैं। और इस हम क्या कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि में 180 सेल्स होते हैं। पहले जो है सो 120 था, योग्यता माना जाता था, एबिलिटी जो है। फिर उसको 150 माना गया। उसके बाद अभी 180 माना जाता है करेंटली, अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू NCERT। अगर आपके ऑप्शन में 210 दे दे, 230 दे दे, तो ये सब रॉन्ग है, ये सब कुछ नहीं होगा। 180 करेंट का है। पास्ट का अगर पूछे तो 120 था पहले स्टार्टिंग में, फिर 151 माना गया। क्लियर है? इनके बारे में इतना ही चीजें जानना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? JP गिलफोर्ड क्लियर है? यस मैम, चलिए थैंक यू। अब हम लोग बढ़ते हैं गार्डनर्स की जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, उस पे आते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत हिंदी में कहेंगे तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है कहा जाए तो, और इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो गार्डनर है वो कौन है, जिनका पूरा नाम है हॉवर्ड गार्डनर। इनका पूरा नाम है, ये क्या कौन है? ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ये थे, साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने थ्योरी कब दी है? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने थ्योरी जो दी है 1983 में, ये थ्योरी दी है 1983 ईस्वी में। और इनकी एक बुक भी है, इनके बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड।
इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है उसका नाम, बहुत सारी किताबें होंगी लेकिन जो फेमस है या इसके संदर्भ में जो हम पढ़ते हैं वो है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये इनकी किताब का नाम है। ये रही गार्डनर की थोड़ी बहुत, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो हम लोगों ने क्या जाना कि हॉवर्ड गार्डनर जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ये मल्टीपल गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है 1983 में दिया है ये थ्योरी, 1983 ईस्वी में, और इनके किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो आज के दौर में हम जिस थ्योरी को मान सकते हैं कि ये सही है, जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने 1 फैक्टर माना, 2 फैक्टर माना, 3 फैक्टर माना, बहुत सारे पीछे देखो क्या क्या पढ़ा है हमने। एक बार रिवीजन देखती हूँ, यहाँ से देखो। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा 1 फैक्टर थ्योरी पढ़ा है ना, एक कारक सिद्धांत पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पीयर्समैन्स का 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ा, फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस इन्हीं को कहा जाता है, जी और एस फैक्टर था। उसके बाद हमने ट्राइआर्किक थ्योरी पढ़ा है, रॉबर्ट एंड स्टेनबर्ग का, 3 पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? उसके बाद हमने पढ़ा है थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये 4th हमने पढ़ा। उसके बाद 5th में हमने थर्स्टन्स की थ्योरी पढ़ी है, पीएमए यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी जिसे हम कहते हैं, ये 5वां नंबर है। उसके बाद हमने रेमंड कैटल के बारे में पढ़ा, ये 6ठी थ्योरी है कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, लिक्विड मान सकते हैं, तरल और ठोस, ये 6th टाइप था। 7th हमने क्या पढ़ा है? 7th हमने जेपी गिलफोर्ड के बारे में पढ़ा है, तो इन्होंने 3D डायमेंशन कहा है। और 8वां पढ़ रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस का, ये 8th थ्योरी है अभी तक जो हम लोग पढ़ा है। तो अभी तक जो हम जितने भी थ्योरीज को पढ़े हैं, तो हम ये थ्योरी को सही मान सकते हैं आज के दौर में। इन्होंने क्या कहा है? सॉरी मैम, लेट हो गया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना आपका जो रह गया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो बुद्धि है, वैसे गार्डनर्स जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है, अभी तो 2 हमने नया पढ़ाया है, आप देख लेना, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि बुद्धि जो है उसको फैक्टर में डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी जो पीछे पढ़ा था ना मैं, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, ट्राइआर्किक थ्योरी, ये सब, तो बुद्धि को जो हम लोग फैक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, उसको फैक्टर में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि बुद्धि को हम फैक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर जो बुद्धि है वो बहुत सारी है, मल्टीपल है, फैक्टर में उसका डिवीजन नहीं कर सकते, बहुत सारी बुद्धि है। और मतलब जितनी टाइप की योग्यताएं हैं उतनी टाइप की ये बुद्धि है हमारे पास। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है, या जो भी है, जितने भी टाइप का वो काम कर रहा है, कोई घर संभालने में ही अच्छा है, कोई खाना बनाने में ही अच्छा है, कुकिंग ही बहुत अच्छा करता है कोई, तो जितने भी तरह की बुद्धि, कोई रीजनिंग एबिलिटी अच्छा है किसी का, कोई स्पीच बहुत अच्छा देता है, तो हमारे पास जितनी अलग अलग योग्यताएं होती है वो सब एक प्रकार की बुद्धि होती है इनके अकॉर्डिंग्स। इन्होंने कहा कि जो भी एबिलिटी है, जितने टाइप की एबिलिटी है, सब एक बुद्धि है। ठीक है, ये क्लियर है? आगे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है, जितने भी टाइप की बुद्धि है, ऐसा नहीं है ना कि कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता है, किसी को अगर खाना बनाने नहीं आया, लेकिन वो सीखता है तो सीखता है ना, चाहे अच्छा खाना बनाए या खराब खाना बनाए, लेकिन बना तो लेता है ना। उसी में कोई बहुत अच्छा खाना बना के सेफ बन जाता है, कोई बहुत खराब खाना बना के खुद खाने लायक बनाता है, भूखा तो नहीं रहता है। मतलब ये है कि बुद्धि सभी के अंदर होती है और सारी बुद्धि सभी के अंदर होती है, लेकिन किसी में कोई बुद्धि क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मतलब कोई किसी चीज में, पर्टिकुलर चीज में जो है उसका बेहतर तरीके से विकसित हो गया है, और किसी के अंदर कोई बुद्धि कम विकसित होती है, किसी के अंदर कोई बुद्धि ज्यादा विकसित हो गई, जैसे कुकिंग का हो गया, किसी के अंदर कोई बुद्धि कम विकसित हो गई, लेकिन बुद्धि सब में रहती है, सारी की सारी बुद्धि सब में रहती है। और जिसके अंदर जो बुद्धि ज्यादा हो गई, तो वो उस क्षेत्र में उसको योग्यता मिलेगी ना, उस क्षेत्र का एक्सपर्ट बन जाएगा, बेहतर काम करेगा। अगर आपको कुकिंग बहुत अच्छा आता है, बहुत ज्यादा अच्छा आप जानते हैं, तो आप सेफ बन के, उसके बाद आपका एबिलिटी क्या हुआ?
अपने यूट्यूब चैनल खोल लिया, निशा मधुलिका, और भी बहुत सारे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, तो उनका यूट्यूब चैनल है, फिर वो ऐसा करके अपना नाम बहुत कमाने लगे। तो उस क्षेत्र में अच्छा कर दिए, पर्टिकुलर उस फील्ड में, उस एरिया में उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जो भी लाइव है प्लीज रिप्लाई कीजिए, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस मैम, यस मैम। चलिए, इतनी सारी बातें हो गई। अब क्या हुआ कि 1983 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उस टाइम जब ये कॉन्सेप्ट दिए थे तो इंटेलिजेंस को कितने टाइप में बांटा गया था? 7 टाइप्स में, 1983 में 7 टाइप का इंटेलिजेंस माना गया। उसके बाद क्या हुआ, 1998 में ये 8 हो गया। 8 टाइप का इसका डिवीजन किया गया, बुद्धि को, इंटेलिजेंस को जो मान रहे हैं हम लोग। फिर क्या है कि 2000 और 2001 के बीच में इन्होंने फिर क्या हुआ, इसमें बुद्धि को 9 तरह का बनाया गया कि बुद्धि 9 तरह की होती है। 1983 में 7 टाइप्स की थी जब उन्होंने थ्योरी दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। उसके बाद 98 में 8 तरह की बुद्धि हो गई, और 2001 के लगभग में, 2001 के लगभग में 9 तरह की बुद्धि हो गई। लेकिन क्या है कि हमारी जो एनसीईआरटी है वो 1998 जो है 8 तरह की बुद्धि उसको फॉलो करती है। इसीलिए हम लोग जो भी बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे वो 8 तरह का डिवीजन ही पढ़ेंगे। वैसे मैं 9 बता सकती हूँ, लेकिन इसमें 8 तरह का जिक्र है अकॉर्डिंग टू अवर करिकुलम। तो इसलिए हम लोग कितने तरह की बुद्धि मानते हैं? 8 तरह की। क्लियर है? अब क्या है बुद्धि के बारे में, जैसे इन्होंने क्या बताया? जी मैम, अब क्या हुआ कि बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया कि मान लो ये बुद्धि है, हाँ, तो कोई कोई बेहतर क्या है, किस चीज में बुद्धि हो सकती है? किसी का एकेडमिक के लिए हो सकता है, कोई बुद्धि हमारी एकेडमिक फील्ड के लिए हो। हर बुद्धि हर जगह काम नहीं देती है ना। आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद क्या करते हो, आप खाना भी बनाते हो, उसके बाद आप न्यूज़पेपर भी सुनते हो, सोसाइटी में भी रहते हो, मार्केट भी जाते हो, वहां से सामान भी खरीदते हो, तो मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल्स भी आती है। तो हर जगह हर तरह की बुद्धि होती है। ग्राउंड में जाते हो खेलने के लिए तो वहां अलग बुद्धि है, क्रिकेट खेलते हो वहां अलग बुद्धि है। तो इस तरह से क्या है, कुछ पेंटिंग करते तो वहां अलग बुद्धि काम देगी, कोई आर्ट होगा तो एक एकेडमिक बुद्धि हो गई। इसी तरह से उन्हें आर्टिस्टिक बुद्धि कहा कि कोई एक बुद्धि है वो आर्टिस्टिक पॉइंट के लिए आएगा। फिर कोई इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक, उसकी बुद्धि होगी। और क्या होगा, कोई नेचर से रिलेटेड बुद्धि होगी। इस तरह से बुद्धि को उन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। अब कौन कौन से पार्ट है उसको वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने फर्स्ट जो बताया है, मान लो इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाली जो बुद्धि है विजुअल स्पेशियल, तो इसको हम लोग स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ये वाली बुद्धि यहां से दिख रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है या दूसरे पेज में बताओ? क्लियर है? यहां से समझ आ रहा है? जिसे हिंदी में कहते हैं स्थानिक स्थानिक दृश्य बुद्धि। यस मैम, जी मैम। चलिए ठीक है। फिर मुझे लगा इस पेज को मैंने बहुत गंदा कर दिया, स्लाइड को, तो शायद कुछ प्रॉब्लम, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, क्लियर तो अच्छी बात है। तो ये जो है
अब इसमें देखो वर्ड में क्या है, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। विजुअल क्या हो गया, दृश्य से रिलेटेड हो गया, मतलब हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। और स्पेशल क्या होगा, ये जगह से रिलेटेड हो जाएगा, स्पेस से रिलेटेड हो जाएगा। और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, यानी कि स्थानिक दृश्य बुद्धि या दृश्य स्थानिक बुद्धि हम लोग कह सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें जो हमारे करिकुलम में, खास करके पीआरटी में, इसमें बहुत कम कॉन्सेप्ट रखे गए इस चीज को लेके, लेकिन इसमें ज्यादा चीजें रखने की जरूरत है, हमारे करिकुलम में एड ऑन होने की जरूरत है इस चीज को लेके। अब ये क्या है, अब मान लो कि आप दोनों का नेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है, तो आप दोनों मेरे घर आ रही हो, गीता है, सायंतनी है और भी कोई है, ठीक है, तो मेरे घर आ रही हो। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ रहे हो तो रास्ता जो है पूरा यहाँ पे जाम लगा हुआ है। उसके बाद क्या है कि बहुत आड़ी तिरछी रास्ते हैं। और क्या है, आप कार लेके आ रहे हो, कोई टू व्हीलर से आ रहे हो, कोई पैदल आ रहे हो, या मान लो एक ही गाड़ी से आ रहे हो, जैसा आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो है कार तो आगे मूव कर रही है, ये सब आगे आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से आगे में ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम है। उसके बाद मेरे घर आना है मिठाई देने के लिए, अब कैसे आओगे, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये कार में जो आए हैं वो सोचेंगे अब तो मैं नहीं जा सकता, तो यहाँ तो पूरे ट्रैफिक जाम है, मैं क्या करूं, तो वो वहां पे खड़े रह जाएंगे। बाइक वाले भी सोचेंगे कि मैं चल जाता हूँ, बाइक बाइक निकालने की ट्राई करता हूँ, और पैदल वाले भी रहेंगे, तो वो तो या तो बोलेंगे कि बहुत दूर है, लंबा सफर है, या तो मैं लौट ही जाता हूँ, मेरे से नहीं होगा इतने ट्रैफिक में बीच में जाना। या फिर वो भी नहीं जाएंगे, कार वाले भी नहीं जाएंगे, लेकिन ये बाइक वाले क्या करेंगे, ये बोलेंगे मैं तो जाऊंगा तो जाऊंगा। अब कैसे जाऊंगा, तो यहाँ से जाएंगे और एकदम ऐसा कर्व्ड में जा जाके भीड़ में से निकल जाएंगे और घर तक पहुंचेंगे। मतलब वो क्या होता है, सिंपल सी चीजें अगर समझें कि कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो, इसका आप एक और एग्जांपल ले लो, इससे अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसको छोड़ो। एग्जांपल 1 था ये, दूसरा एग्जांपल से बताती हूँ कि ट्रेन में आपको चढ़ना है, ठीक है, आपका एग्जाम है और टिकट आपने लिया है, आपको रिजर्वेशन नहीं मिला है। अच्छा इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल है। आपकी ट्रेन में टिकट है, आप स्टेशन पे आए हो, प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ है और आपको पता है पर्टिकुलर किस बॉगी में मुझे चढ़ना है, कहाँ टिकट है, कहाँ रिजर्वेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, पता नहीं उस दिन क्या हो गया है, नहीं हो गया, प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ है, और जो रिजर्वेशन वाला जो बॉगी है वो सब भी, उस सब में भी बहुत भीड़ है। तो कुछ आएंगे, प्लेटफॉर्म पे आए, उसके बाद जैसे ही भीड़ देखेंगे तो बोलेंगे मेरे में तो हिम्मत नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ वापस, मुझे नहीं हिम्मत है इतनी इतनी मेहनत करके मैं अपनी सीट में बैठूं। दूसरे आएंगे कि मैं तो जाऊंगा, किसी भी हाल में ये भीड़ में से निकल के मैं अपने जगह पे जरूर बैठूंगा, और उसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मतलब क्या होता है कि उनके दिमाग में है, क्या होता है कि उस भीड़ का, उस स्थान का जो है, सो एक फोटो बनता है जिसमें वो कंसिडर करते हैं कि ये काम मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिनसे हो पाता है वो क्या बनते हैं इसमें, अब 3D डायमेंशन वाला होता है ना, 3D वाला फोटो, ये एक और बताया था मैंने पिछले क्लास में, कि कोई ड्रेस है, आप देख रहे हो किसी के लिए गिफ्ट करना है, तो एक रेड कलर का है या पर्टिकुलर जो भी कलर का है, तो किसी के लिए गिफ्ट करना है, तो आप पर्टिकुलर जो आदमी है या जो भी है जिसके लिए तो आप ले रहे हो, उसको आप क्या करोगे, 3D इमेज अपने माइंड में बनाओगे, उसके बाद सोचोगे कि वो ड्रेस उस पर कैसा लगेगा, और फिर दोनों कलर में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा वो पर्टिकुलर आप उस पे उसके लिए परचेज करोगे। तो ये सब क्या है, 3D इमेज हमारे माइंड के अंदर बनती है, विजुअलाइज होती है, तो उस चीज को कहते हैं ये स्थानिक दृश्य, मतलब स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस। और इसको जो, इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अब जो देखोगे ना कि कुछ इंजीनियर्स है, घर बनाना है तो घर का स्ट्रक्चर देख के बता देंगे हाँ ऐसे ऐसे प्लानिंग करना है, ये करना है, सब उनका क्लियर होता है। जो आर्किटेक्ट होते हैं वो आएंगे इसमें, इंजीनियर्स आएंगे, और कौन आ सकते हैं, डिजाइनर्स आ सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं वो सब इसमें आएंगे, फोटोग्राफर्स जो हैं वो भी आएंगे। उन सब में जो है ये
विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता तो सब में है ना, किसी में अच्छा होता है, किसी में कम होता है, तो जिसमें ज्यादा होता है वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है ये? नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक वर्बल। ये दूसरा नंबर, फर्स्ट तो क्लियर हो गया। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। दूसरा है भाषाई मौखिक, यानी कि लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। हमें इंटेलिजेंस ऐसे ऐड कर लेंगे, मतलब भाषाई मौखिक बुद्धि। अब ये क्या होता है, इसे हिंदी में कहेंगे भाषाई मौखिक बुद्धि। ये पेज थोड़ा क्लियर है तो इसलिए यहाँ बताती हूँ। इंग्लिश है लिंग्विस्टिक वर्बल या वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद हमें तो भाषाएं कोई आती नहीं आती है ना। जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है धीरे धीरे उसी एनवायरनमेंट का वो भाषा सीखने लगता है, वहाँ के माहौल में ढलने लगता है, और धीरे धीरे कोई भी भाषा पे उसकी पकड़ होती है। हम जन्मजात तो नहीं मिलता है ये, लेकिन आप देखोगे कि कुछ लोगों पर जो है सो भाषा की अच्छी पकड़ बनी रहती है, और वो अपने शब्दों और भावों के माध्यम से सामने वाले पर अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं ये? अब जैसे कवि, कवि जो है उनको भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ रहती है, उनको पता है कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बड़ी बड़ी बातें कविताओं के माध्यम से बोल देते हैं। और कौन आएगा? पोइट हो गए। और कौन है? जर्नलिस्ट है, पत्रकार। अब देखो पत्रकार को उनका उनका भी भाषाओं पे बहुत पकड़ रहता है, अच्छा पकड़ है। लॉयर देखो, जो वकील है उनका भी रहता है। उसमें भी आप देखोगे जिन वकील का, जो बड़े बड़े वकील हैं, कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे वकील है, तो वकालत तो सबने की है ना, सबने पढ़ाई की है वकालत की। लेकिन जिनका अपने भाषाओं पर बहुत ज्यादा ही अच्छा प्रभाव है उन्हें बहुत सक्सेसफुल लॉयर मानते हैं। एडिटर्स हैं, वो सब इसमें आएंगे, तो जिनका अपनी भाषा पे अच्छा पकड़ है। क्लियर है? लेखक, हाँ बिल्कुल। तो ये सब इसमें आएंगे। क्लियर है ये क्लियर है सेकेंड वाला, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। अब थर्ड पे हम लोग आते हैं। थर्ड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि। अब एक और क्वेश्चन था ना, साइंतनी मेरे से पूछी थी कि किसी को मान लो कि मैथ्स में वीक है लेकिन रीजनिंग उसका अच्छा है, तो उसके कुछ फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा ये फैक्टर है कि जो रीजनिंग का जो हमारा लैंग्वेज, जो रीजनिंग की जो बुद्धि है हमारी, और जो मैथमेटिकल जो है, मतलब जो कैलकुलेशन वाला जो है, दोनों की बुद्धि जो है एक ही होती है, एक ही बुद्धि, अलग अलग बुद्धि नहीं होती है। लेकिन कोई मैथ्स में वीक हो जाता है और रीजनिंग में अच्छा हो जाता है, उसका यही है कि इसको सिंपल आम भाषा में समझे कि रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले अच्छे मिले थे, मैथ्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपको अच्छे टीचर नहीं मिले, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, और आपका मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इंटरेस्ट डेवलप नहीं कराया गया, जिस कारण से आपको उस सब्जेक्ट में डर पैदा हो गया, और आपको डर लगता है इसलिए आप उस सब्जेक्ट से डरते हैं और आपका सब्जेक्ट कमजोर हो गया है। तो ये इसका मतलब है। लेकिन बुद्धि दोनों की एक ही होती है, ये नहीं है कि रीजनिंग की बुद्धि अलग होती है और मैथ्स की बुद्धि अलग होती है, नहीं, दोनों की बुद्धि एक ही होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल। ये देखो, तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि की बात की गई है। अब इसमें जो है एक्सपर्ट, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट रहेंगे वो कौन बनेंगे? वो बनेंगे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, उनका तर्क करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। मैथ्स के जो टीचर है वो देखो। और क्या आएंगे इसमें, क्या आएंगे, एग्जाम्पल दो आप लोग। और बैंकर्स, बैंकर्स इसमें आएंगे।
क्लियर है? थर्ड क्लियर है? अकाउंटेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ है, ये फोर्थ वाला है, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि शरीर काइनेस्थेटिक, इसका हिंदी आप लोग देख लेना, बुद्धि। इसके बारे में जो बात होगी वो क्या होता है, बॉडी काइनेस्थेटिक्स क्या होता है? जो डांसर है, जो एथलीट्स है, उनके बारे में यहाँ पे बातें की गई है। उनका जो ये जो है फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर की बात हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। तो इसमें जो डांसर्स हैं, जिनका बॉडी मूवमेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, काइनेस्थेटिक शरीर के बारे में बात करें, कि हर कोई पढ़ने में, जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ने में अच्छा हो तभी वो कुछ कर सकता है। किसी का आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस जो है बहुत अच्छा होता है, और दिस इज जस्ट लाइक आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। अब जरूरी नहीं है ना कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी अच्छा डांस कर सकता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है, ऐसा हो सकता है ना कि जो डांसर है, जो बहुत अच्छा डांस करता है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, मतलब कि उसको डांसिंग फील्ड में, डांसिंग वाले एरिया में उसको इंटरेस्ट है, इसलिए वो उस चीज में एक्सपर्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल। तो आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस इसमें आती है, मतलब एबिलिटी टू कंट्रोल वंस बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। ये रहा फोर्थ। उसी तरह से फाइव वाला जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये भी क्या है, आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में भी बातें हो रही है। फिफ्थ नंबर जो है संगीत वाला, बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है उसमें क्या है, जो इस फील्ड में अच्छे हैं, बहुत अच्छे सिंगर बनते हैं, जिनका म्यूजिक, मतलब गाना बोलेंगे गाने के लिए तो क्या है, हर कोई अच्छा गाना नहीं गा सकता है, गा तो सभी सकते हैं, लेकिन एकदम ऐसा नहीं गा सकते हैं जिसको रिकॉर्डिंग करवा के सुना जाए, जो मधुर लगे, है ना। उसमें एक पिच होता है, एक समथिंग, नॉइज कंट्रोल, एवरीथिंग होता है जो परफेक्ट होना चाहिए, उसका टोन होना चाहिए, जो भी है उसके क्राइटेरिया होते हैं। तो जिसका सब कुछ अच्छा होता है वो ऑडिबल उनका होता है, मतलब सुनने लायक गाना होता है, और जिनका नहीं है वो सुनने लायक नहीं है। तो जो इस फील्ड में अच्छे हैं वो क्या होते हैं, सिंगर्स अच्छे बनते हैं, या म्यूजिक प्रोड्यूसर कह सकते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं। जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जो रिपेयर करते हैं वो इस फील्ड के एक्सपर्ट हुए। फिर नॉइज एनालिस्ट जो होते हैं, नॉइज एनालिस्ट, वो भी इसमें आएंगे। तो ये सब संगीत जो है, मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस, उसके बारे में ये सब बातें हो रही हैं। क्लियर है? फिफ्थ नंबर क्लियर है? अब सिक्स्थ में हम लोग पढ़ेंगे इंटरपर्सनल। फिफ्थ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? यस मैम, क्लियर है। चलिए, सिक्स्थ वाला है इंटरपर्सनल। इंटर मतलब एक था ना इंटर और एक इंट्रा था, उससे हम लोग याद रखते हैं, इंट्रास्पेक्शन और इंटरस्पेक्शन, दो तरह के वर्ड थे। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या आएगा, इंटर, इसमें डिजायर्स ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में हम लोग सोचेंगे। यहाँ देखते हैं, पारस्परिक उसका हिंदी है इंटरपर्सनल का। इसमें क्या है, पारस्परिक कैसे होगा, दूसरों के बारे में सोच के, दूसरे के भाव को जान के तभी हम पारस्परिक हो सकते हैं ना, एक्सपर्ट। तो इसमें एक टीचर का जो कहा जाता है, उसका इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी डिग्रीज हो जाए, बहुत डिग्री हो जाए, लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स, उसको और थोड़ा डीपली कह सकते हैं, अगर वो अच्छा नहीं है, वो अपने स्टूडेंट को अच्छे से नहीं समझ रहा है, उनकी बातों को नहीं समझ रहा है, अपने आप को स्टूडेंट के जगह पे रख के कोई चीज एनालाइज ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो वो स्टूडेंट को समझ ही नहीं पाएगा, तो वहां उसकी डिग्री काम नहीं देगी। पढ़ाना ये नहीं है कि आपकी एक्सपर्टीज है, आपको बच्चे के लेवल तक जाके उस चीजों को समझाना पड़ता है, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे जहां की भी बातें हो जाएंगी।
तो एक टीचर का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है, यानी कि अंतर्वैयक्तिक या पारस्परिक इसको कहते हैं, हिंदी में अंतर्वैयक्तिक कहते हैं, तो वो जो है वो स्किल्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब ये कौन कौन से हैं? अब जैसे इंटरपर्सनल में देखेंगे कि नेता, कोई जो पॉलिटिशियन है उनको अपनी बातें रखना बहुत अच्छे से आता है, सामने वाले को समझते हैं, ऑडियंस कैसा है, किसको कैसा बात बोलना है उनको समझ आता है। जस्ट लाइक टीचर भी, उनको भी पता है कि उनके स्टूडेंट है, उनको क्या चाहिए, क्या समझ आ रही है, क्या नहीं समझ आ रही है, वो सब बातें वो बताते हैं इंटरपर्सनल में। आप देखोगे कि सेल्स पर्सन जो आएंगे आपको सामान बेचने के लिए, तो आपको नहीं भी चाहिए तो ऐसे वो बातों में उलझा के, ऐसा उनका इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा रहता है कि आपको उलझा के आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए अपना सामान बेच के चले जाते हैं, होता है ना। तो ये सब क्या करते हैं, दूसरे के भावों को समझ पाते हैं, आपके अंदर क्या चीजें चल रही हैं उस चीजों को समझते हैं ये। तो ये रहा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्लियर है ये? क्लियर है? ये क्या हो गया, इंटरपर्सनल जो है इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसी का पार्ट मान सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। और इंट्रापर्सनल भी, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों इमोशनल इंटेलिजेंस है। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इंटर तो हो गया दूसरों के लिए, अब इंट्रा क्या है? इंट्रा है मतलब स्वयं अपने आप को पहचानेंगे। अब स्वयं को कैसे पहचानेंगे? आप तो अपना नाम जानते हैं, आप गीता हो, आप सायंतनी हो, मैं शिल्पी हूँ, और जो भी यहाँ पे मौजूद है सब अपना अपना नाम तो जान रहे भाई। तो स्वयं को कैसे पहचानना है, क्या पहचानना है, स्वयं को कैसे समझेंगे? अब स्वयं को ये समझना है कि आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, कौन से एरिया में एक्सपर्ट बनना चाहते हो। अगर आप नेट कर रहे हो, पीएचडी करने वाले हो, या नेट जेआरएफ हो गया तो पीएचडी करके आप क्या बनना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, और जो आपको अंदर से कहते हैं ना, अंदर की बातें मन का सुनना चाहिए, ऐसा वैसा जो बातें होती है, ऐसी जो होती है कि कभी कभी अपने अपने मन को जानो, तो मन को जानो यानी कि स्वयं को जानो, स्वयं को जानो यानी कि इंट्रापर्सनल। उसमें आप अपने आप को समझोगे कि आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए किसी भी चीज के लिए। तो उसमें आप स्वयं को समझ के फिर उस तरह के काम करोगे। और जैसे आप यहाँ समझे कि आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, फिर आपको समझ आया कि नहीं आप पीएचडी करना चाहते हो, आप यहाँ पे नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके आपका एम है पीएचडी करना, उसके बाद आप उसमें रिसर्च करना चाहते हो, तो आपने स्वयं को समझा, उसके बाद क्या करोगे, स्वयं को समझ के उस अकॉर्डेंस उस अपने आप को गाइड करोगे, ऐसा कह सकते हो। अपने आप को, दूसरे को तो गाइड करते ही है इंटरपर्सनल में, लेकिन यहाँ अपने आप को गाइड करोगे। क्लियर है? क्लियर है 7 वाला? 8 वाला है नेचुरलिस्टिक, मतलब प्राकृतिक बुद्धि जो है, नेचुरलिस्टिक बुद्धि। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़े, थोड़ा मैं जल्दी कर रही हूं ताकि कंप्लीट हो जाए। यस मैम। चलिए, थैंक यू। तो ये नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है, यानी कि इसको प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं, वो क्या है, मतलब वो जो प्रकृति से संबंधित है, जिनका प्रकृति से बहुत मतलब क्या बोले, निकटता है, बहुत ज्यादा निकटता है नेचर को, जो जो प्रकृति को अच्छे से समझते हैं। अब कैसे समझते हैं? आप जैसे देखोगे कि कुछ सिंबल्स होते हैं ना, जैसे जंगल में, मान लो कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, वहां पे बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन जैसे अर्थक्वेक आने वाला रहता है तो आप देखोगे सब इधर उधर भागने लगते हैं, हाँ, या चिड़िया सब, बर्ड सब उड़ने लगते हैं। तो वैसे तो लगेगा सबको कि नॉर्मल है, लेकिन जो नेचर को ज्यादा समझते हैं वो हमें बताएंगे कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है, यहाँ ये जगह को खाली करके आप चले जाओ, यहाँ पे कुछ भूकंप या ऐसा कुछ होने वाला है। नेचर को समझते हैं, समझ गए नेचर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। या फिर जैसे सुनामी होता है, तो सुनामी में क्या है कि ये समुद्र है, तो पानी का लेवल यहाँ तक है, अचानक से पानी का लेवल एकदम यहाँ चला जाएगा, ये समुद्र पूरा खाली हो गया। तो जो नेचर को समझ रहे बोलेंगे ये क्या हो गया, ये पानी कम नहीं हुआ लेवल, ये पानी पीछे गया है, अचानक से आगे आके ये कुछ
तूफानी करने वाला है, इसलिए इस जगह को हम लोगों को जल्दी से छोड़ देना चाहिए। तो ये जो है नेचर की समझ होती है, वहाँ का वातावरण समझना होता है। हाँ, प्रकृति को, वातावरण को समझना होता है, बिल्कुल। तो ये लोग जो है सो नेचर के क्लोज होते हैं, नेचर की समझ इनको ज़्यादा होती है। अब कौन-कौन से हो सकते हैं? अब जैसे फार्मर्स हैं, किसान जो हैं, उनको भी नेचर की ज़्यादा पता है ना, उनको भी पता है कब कौन सी चीज़ की खेती करनी है, उसको कैसा पानी चाहिए, क्या चाहिए, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको पता है। और कौन नेचर के क्लोज है? जैसे डिस्कवरी चैनल वाले हैं, वो सब डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक इस टाइप के जो भी हैं, वो सब नेचर के काफ़ी क्लोज हैं। गार्डनर, ये भी नेचर के काफ़ी क्लोज कहेंगे, जो गार्डनिंग करते हैं और हर पौधे को एक बच्चे की तरह पालते हैं, है ना? समझ आता है कि किसको क्या ज़रूरत है, कितनी धूप की ज़रूरत है, कितनी छाँव की ज़रूरत है, क्या चाहिए, सब कुछ। मछुआ, एनवायरमेंटलिस्ट, यस, बिल्कुल। तो ये हो गए 8। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? यस मैम, चलिए, थैंक यू। तो ये 8 हो गए। अब 9वां कौन सा था जो जिसे हम लोग नहीं माने, वो भी देख लेते हैं। 8 हो गए, कौन-कौन से हुए? एक बार देखते हैं। विजुअल स्पेशियल, लिंग्विस्टिक वर्बल, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, सब में इंटेलिजेंस ऐड हो जाएगा। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब 8 तो हो गए जिसे हम लोग वैलिड मानते हैं अभी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर टाइप पूछे तो 8 ही बताना है, 9 नहीं बताना है। लेकिन एक 9वां भी होता है जिसको हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये पढ़ रहे हैं। तो 9वां कौन सा है? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्वगत बुद्धि, ऐसा। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, या इसको हिंदी में कहेंगे अस्तित्व अस्तित्वगत बुद्धि, अस्तित्वगत बुद्धि। अब ये क्या है? ये क्या है? मतलब अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचेंगे कि हम लोग कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, मैं कौन हूँ। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी उम्र है, उसके बाद एक दिन तो दुनिया से सब मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो फिर इतना परेशान क्यों होने का है। मतलब एक मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप लोग को स्टार्टिंग में बताई थी ना कि एक मोनोलॉग बताई थी विलियम शेक्सपियर का, 7 स्टेजेस। एक जो स्टेज लाइफ ऑफ क्या था, 7 स्टेजेस जो था बताए थे विलियम शेक्सपियर का, कि लाइफ को उन्होंने स्टेज बताया है कि जहाँ 7 तरह के लोग आते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना डायलॉग बोलते हैं और चले जाते हैं। तो उस तरह से आप एकदम स्पिरिचुअल हो जाओ, मतलब फिलोसफर थिंक, फिलोसफिकल बातें करो। जो फिलोसफर होते हैं वो इसमें आएंगे।
या जो रिसर्चर्स हैं वो आएंगे इसमें, रिसर्च कर रहे हैं जो संत सब है वो सब इसमें आएंगे। लेकिन ये क्या है, इसको नाइन्थ को क्यों नहीं कंसिडर किया गया? क्योंकि ये जो है कहा जाए तो इंट्रा पर्सनल में क्या हुआ, इंट्रा पर्सनल में हम अपने आप को जाने, स्वयं को जाने ना, तो यहाँ भी तो स्वयं को ही जान रहे हैं, मतलब उसी का पार्ट इंडिया में से माना जाता है। स्वयं को खोजते हैं, इसको कह सकते हैं ना, स्वयं को खोजना। तो इंट्रा पर्सनल में भी तो हम यही चीजें करते हैं, स्वयं को खोजना। इसलिए इसको 9 को नहीं कंसिडर किया गया है और 8 ही हम लोग मानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। कौन थे वो? डेनियल गोलमैन, उनकी थ्योरी पढ़ते हैं क्या है, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम तो हो गया है बट। डेनियल गोलमैन, ईएल। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने दी है इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी, इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, अब इनके बारे में पहले जानते हैं कि डेनियल गोलमैन कौन है। यस मैम। ये क्या है कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, और प्लस ये क्या थे, ये जो अमेरिका के शहर जो है न्यूयॉर्क, वहां पे जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार के रूप में इन्होंने काम किया था। तो इन्होंने जो थ्योरी दी उसे शुरुआती दौर में मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को उतना नहीं माना जाता था कि इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसा होना चाहिए, मतलब संवेगात्मक बुद्धि। तो उसे इन्हें शुरुआती दौर में इन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे अब देख रहे हैं हम लोग कि इसकी जरूरत ज्यादा बढ़ रही है, तो अब इसे ज्यादा वैल्यू मिलना, इमोशनल इंटेलिजेंस को मिलना शुरू हो गया है और मिलता है। और ये कहा जाता है कि भले ही आपकी रीजनिंग एबिलिटी कम हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कम हो, यहाँ जितने हैं सब कम हो, लेकिन इमोशनली जो है इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस जो स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। नहीं तो क्या आएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, ट्रॉमा रहेगा, परेशान रहोगे। आईक्यू कम हो तो चलेगा, लेकिन इसका कम होना बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जो एकेडमिकली जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत शानदार है, उनको भी आप देखोगे कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए, है ना। अब एक आईएएस का ही देखा, न्यूज में देखा ही होगा आपने कि उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे कि उन्होंने इतने पढ़े लिखे जो जिला संभाल सकता है, उन्होंने क्या किया कि सुसाइड कर लिया कि मेरे से अपने जो है रिश्ते नहीं संभाले जा रहे हैं, मैं जिला तो संभाल पा रहा हूँ लेकिन रिश्ते नहीं संभालते। तो इसी तरह से बहुत सारे केसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट इनफैक्ट, वो सब भी आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट रिसर्चर्स एवरीथिंग, मतलब जो टॉप लेवल के हैं वो सभी सुसाइड करते हैं, मतलब इमोशनली उनका इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, अपने आप को नहीं कर पाते हैं ढंग से। इसको और सिंपल लैंग्वेज और समझे हम तो, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम है तो उसके पहले तो दिन रात खूब मेहनत किए, बहुत तैयारी किए हैं, बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन जब एग्जाम रूम में गए, पेपर देखा, शुरुआत के 10 क्वेश्चन आए ही नहीं मुझे, तो क्या हो जाएगा, 10 के शुरुआती क्वेश्चन हम लोगों को अगर नहीं आ रहे तो हमारा जो है इमोशनल इंटेलिजेंस बिगड़ जाएगा, और हम लोग अच्छा स्कोर करने के चक्कर, मतलब अच्छा तो कर सकते हैं बट हम इतने मेंटली ये वीक हो जाएंगे कि हमें लगेगा अब तो मैं बेकार हो गया, ये हो गया, उसके बाद अपना परफॉर्मेंस खराब करके आ जाएंगे, परफॉर्मेंस ही खराब हो जाएगा, उसका असर पूरे पेपर पे पड़ेगा और फेल हो जाएंगे, ये है। लेकिन वही इमोशनली अगर कोई स्ट्रांग रहे तो अगर शुरुआती 10 क्वेश्चन खराब है, नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे 10 क्वेश्चन नहीं आया ना, आगे दिखता हूँ, हो सकता है आगे मेरा अच्छा स्कोर हो,
तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? इन्होंने एक बुक लिखी थी 1995 में, इनकी बुक लिखी हुई है और बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। और इन्होंने क्या किया है, इंटेलिजेंस को बताया है कि 5 पार्ट्स में इंटेलिजेंस होते हैं। इंटेलिजेंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ तक क्लियर है? पीछे कुछ प्रॉब्लम है बताइए, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है 5 टाइप? पहला है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म चेतना। दूसरा क्या आएगा? गुड रिलेशन, मधुर संबंध। हिंदी भी साथ साथ बता रही हूं मैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना। उसके बाद क्या आएगा? सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेट कैसे करते हैं अपने आप को। फोर्थ वन इज मैनेजिंग इमोशंस, अपने संवेग को कैसे मैनेज करते हैं। एंड फिफ्थ वन इज सिंपथी विथ अदर्स, सिंपथी विथ अदर्स, दूसरों से कैसी सहानुभूति रखेंगे, दूसरों से सहानुभूति। अब ये सब है क्या? यस मैम। अब ये सब क्या है? अब सेल्फ अवेयरनेस में क्या होगा कि हम जो है अपने बारे में अवेयर रहेंगे, मतलब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे, अपने भाव को समझेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा? गुड रिलेशन, मतलब संबंध सबसे अच्छा रहना चाहिए, कैसे है उसके बारे में बताया कि बुद्धि क्या होती है, रिलेशन सबसे अच्छा हो अपने से, दूसरे से, सबसे। थर्ड वन इज सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मतलब आत्म अभिप्रेरणा। अब जैसे यूजीसी नेट का ही एग्जांपल लिया ना कि क्वेश्चन का लेवल मान लो टफ है या 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं, फिर भी अगर जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है वो अपने आप को मोटिवेट करेंगे, सेल्फ मोटिवेशन, कठिनाई स्तर का जो क्वेश्चन है उसके बाद भी खुद को मोटिवेट करके आगे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। ओके। मैनेजिंग इमोशंस, संवेगों को अपने जो है भाव उसको कंट्रोल में रखेंगे। अब कंट्रोल में रखने का क्या मतलब है, मतलब इमोशनल मैनेजमेंट होना जरूरी है, अपने भावों को समझेंगे। एंड फिफ्थ वन इज सिंपथी विथ अदर्स, मतलब दूसरों से सहानुभूति। एक वर्ड होता है सिंपथी, एक होता है इम्पथी, मतलब अपने आप दूसरों दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, अच्छा या बुरा। और अगर किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो इम्पथी मतलब क्या होता है कि स्वयं को उस स्थान पे रख के सोचना। तो हम उस व्यक्ति के स्थान पे स्वयं को रखेंगे, सोचेंगे कि अगर मैं होता या मैं होती तो क्या होता, सिचुएशन क्या रहता। तो ये सब 5 इमोशनल चीजें बताई है उन्होंने, जिस पर उन्होंने बताया है कि ये 5 पार्ट हैं जिस पे वर्क हमें करना चाहिए। क्लियर है? आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईक्यू के बारे में जानेंगे कि आईक्यू क्या है, और जो भी बचे हुए हैं वो बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि अभी तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, सब क्लियर होगा।
हाँ, बोलिए गीता। तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता, आप मैसेज टाइप कीजिए, क्या आप पूछ रहे हैं। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? इट्स फीडबैक टाइम। चलिए आप लोग फीडबैक दीजिए, क्लास कैसा है, कुछ समझ आया कि नहीं आया। अपने अपने फीडबैक दीजिए, क्लास कैसी है, कैसी रही, कुछ समझ आता है या नहीं आता है, वगैरह वगैरह। मैम, कॉलेज में नेशनल सेमिनार है, तो प्लीज़ क्या आप एक अच्छा सा टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं क्या? कौन से टॉपिक पे गीता? गीता जी, आप प्लीज़ बताइएगा। मतलब सेमिनार में आप किस टाइप का टॉपिक देना चाहती हैं? आपके माइंड में कैसा टॉपिक है वो बताइए, एजुकेशन फील्ड में। ओके। और ये है कब सेमिनार आपका? ठीक है, आज मैं 28 29 को, तो आज मैं भी थोड़ा सर्च करती हूँ, फिर कल के क्लास में बताती हूँ आपको। ठीक है। ओके, क्लियर है मैम, बहुत अच्छा है मैम। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू गीता, थैंक यू साइंथनी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो कल मिलते हैं हम लोग, बी पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके साथ ही हमारा यूनिट थर्ड का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थ्योरीज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।